Hello student, welcome again my Chemistry Express चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पिछले 3 वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसमें हमने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज और पीपीएम पर डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम लोग उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उस पर किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, और फिर जेईई मेंस और एडवांस का कुछ सिलेबस नॉर्मेलिटी और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डाइल्यूशन फार्मूला देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग मोलैरिटी के बारे में पढ़े, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो अगर किसी सॉल्यूशन का मान लिया जाए इनिशियल मोलैरिटी जो है M1 है और उसका वॉल्यूम V1 है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यानी NB इज इक्वल टू M1 V1। अब अगर इस सॉल्यूशन में पानी मिला के उसको डाइल्यूशन किया जाता है तो मान लिया जाए फाइनल वॉल्यूम उसका V2 हो जाता है और उसकी मोलैरिटी M2 हो जाती है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो उसमें सेम रहेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसा, M2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय V2, यानी NB इज इक्वल टू अगेन M2 V2। तो जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इसे डाइल्यूशन फार्मूला कहा जाता है कि अगर कोई सॉल्यूशन का इनिशियल मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है और उसे डाइल्यूट कर फिर फाइनल वॉल्यूम जो है बढ़ा दिया गया है, तो उसकी फाइनल मोलैरिटी क्या होगी या वॉल्यूम क्या होगी। तो द सेम वे अगर मान लो दो सॉल्यूशन अलग अलग मोलैरिटी और अलग अलग वॉल्यूम के आपस में मिक्स किया जाता है, तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि मान लिया जाए कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, उसको मिक्स किया जाता है दूसरे सॉल्यूशन के साथ सेम कंपाउंड का जिसकी मोलैरिटी M2 है और उसका वॉल्यूम V2 है। तो अगर उसकी फाइनल मोलैरिटी M हो जाती है तो फाइनल मोलैरिटी M बराबर हम लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। अब हम लोग इस फॉर्मूला का देखते हैं एप्लीकेशन एक न्यूमेरिकल में कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 mHCl with 250 ml of 2 mHCl will be। The option is given: A 0.875 m, B 1.00 m, C 1.75 m and D 0.0975 m। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि अभी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब हमारे पास जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी कितना है 0.5 m और वॉल्यूम कितना है 750 ml। तो हम लोग लिखेंगे 0.5 इंटू 750 प्लस दूसरे सॉल्यूशन का HCl जो है उसका मोलैरिटी कितना है 2 है और वॉल्यूम कितना है 250 ml डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 750 प्लस 250। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग इट विल कम 875 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.875। तो हम लोग ने देखा कि ऑप्शन ए इज राइट। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इस तरह का न्यूमेरिकल जो है सॉल्व। तो नेक्स्ट मोड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग देखेंगे, जैसा कि बताया कि नॉर्मेलिटी। लेकिन इससे पहले नॉर्मेलिटी समझने से पहले हम लोग समझेंगे
कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट क्या है और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, क्योंकि इसका यूज जो है नॉर्मलिटी में किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट को डिफाइन करते हैं कि इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइन विथ 1 मोल हाइड्रोजन एटम और रिप्लेस द सेम फ्रॉम एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब इक्विवेलेंट जो है किसी भी सब्सटेंस का वह पार्ट है वेट में जो 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है या उतना ही एटम को किसी केमिकल रिएक्शन में रिप्लेस करता है, और वही इक्विवेलेंट जो है उसको अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे कैसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है इक्विवेलेंट निकाल करके। तो हम लोग देखते हैं जैसे HCl, H2O और NH3। HCl में देख रहे हैं क्या कि 1 मोल क्लोरीन कंबाइन कर रहा है 1 मोल हाइड्रोजन एटम से। तो जो कि डेफिनेशन है कि इक्विवेलेंट क्या है कि वो पार्ट है उसका ग्राम में जो कि 1 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन करता है। तो यहां हम लोग लिखते हैं कि 1 मोल क्लोरीन कंबाइन विथ 1 मोल हाइड्रोजन, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी 1 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू मोलर मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज 1 इंटू 35.5। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो है 35.5। उसी तरह से हम लोग वाटर में देखते हैं H2O में, इसमें 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन कर रहा है। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, हाफ मोल। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं 2 मोल हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मोल ऑक्सीजन, therefore 1 mole hydrogen atom combine half mole oxygen atom। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू हाफ इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज हाफ इंटू 68 ग्राम। तो सेम वे में हम लोग देख रहे हैं यहां अमोनिया में 3 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है। तो हम लोग यहां लिखते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन एटम कंबाइन विथ 1 मोल एन एटम। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम कंबाइन 1/3 मोल एन एटम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा, यहां 1/3 इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, दैट इज मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 है, 14 कितना हो जाएगा, इट विल कम आउट 4.66। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट जो है क्या है कि उसका कितना इक्विवेलेंट 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि यहां एक इक्विवेलेंट क्लोरीन एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, यहां एक इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, यहां एक इक्विवेलेंट नाइट्रोजन 3 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन से
कंबाइन करना है। अब प्रश्न है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई एलिमेंट जो है हाइड्रोजन से ही कंबाइन करेगा, कोई दूसरे एलिमेंट से भी कंबाइन कर सकता है। तब उसका इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज करके दूसरे एलिमेंट आइटम का जो है इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि equivalent of one element combined with same equivalent of other equivalent। कोई भी एलिमेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ मोल, चाहे उसका मोल कुछ भी हो। जैसे कि हम लोग अब जान गए हैं क्या कि 1 मोल ऑक्सीजन में उसका 2 इक्विवेलेंट होता है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग देखें FeO और Fe2O3, इन दोनों में हम लोग आयरन का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कंपेयर करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं क्या कि 1 मोल ऑक्सीजन कंबाइन विथ 1 मोल ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ 1 मोल आयरन, और वी कैन से हम लोग कह सकते हैं 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट है, तो 2 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ 1 मोल आयरन, for 1 equivalent of oxygen atom combine half mole of, तो हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन क्या लिखेंगे? हाफ इंटू मोलर मास ऑफ आयरन, that is half into 56 will come out 28। तो इन सिमिलर वे में हम लोग इससे निकाल सकते हैं इसमें आयरन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या 3 मोल ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ 2 मोल ऑफ आयरन एटम, और हम लोग जानते हैं 1 मोल ऑक्सीजन में 2 इक्विवेलेंट है, तो हम कह सकते हैं यहां क्या 6 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ 2 मोल of Fe, therefore 1 equivalent oxygen atom combined with 2/6 mole of Fe, that is 1/3 mole of Fe। तो इक्विवेलेंट वेट यहां क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन क्या होगा यहां 1/3 इंटू मोलर वेट ऑफ iron, that is 56, it will come 18.66। तो हम लोग देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट जो है वो किसी भी एलिमेंट का वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके कंपोजिशन पर। तो अगर हम लोग जान ले कि किसी एटम का कितना इक्विवेलेंट किससे कंबाइन कर रहा है, तो हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो है यूज करके दूसरे एलिमेंट का हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ जो कंपाउंड है उसका इक्विवेलेंट वेट जो है कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला हम लोग यहां पर
देखेंगे। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट या मोलर मास उसका कह सकते हो, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। जैसे अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम निकालने के लिए अगर हमें दिया जाए तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम Na, एटॉमिक वेट इज 23, वैलेंसी हम लोग जानते हैं सोडियम का 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी उतना ही होगा। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 but valency is 2, therefore equivalent weight is 20. Similarly, equivalent weight of aluminum, atomic weight is 27 and valency is 3, 9. तो इस तरह से एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी होता है। नेक्स्ट, equivalent weight of acid, equivalent weight of acid is equal to molecular weight या molar weight कह सकते हैं, molecular weight of acid divided by basicity। अब हम लोग यहां समझेंगे बेसिसिटी क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी एसिड किसी सॉल्यूशन में जितना हाइड्रोजन आयन फर्निश करता है, जितना हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती। जैसे HCl के केस में हम लोग देखेंगे कि अगर HCl को हम लोग सॉल्यूशन में घुलाते हैं तो एक H+ आयन देता है, तो इसकी बेसिसिटी 1 हो गया, ये मोनोबेसिक एसिड कहलाता है। उसी तरह से अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो ये 2 हाइड्रोजन आयन फर्निश कर रहा है, इसकी बेसिसिटी 2 होगी, ये डाइबेसिक एसिड कहलाएगा। लेकिन यही एसिड अगर पूरा नहीं टूटता है, पूरा डिसोसिएट नहीं होता है और इस वे में H2SO4 H+ एंड HSO4-, तो हम यहां देख रहे हैं कि ये एक ही H+ हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। इस समय जो है इसकी बेसिसिटी जो है 1 हो जाएगी और तब जो है उसको 1 से डिवाइड करना होगा। ठीक है। अब कुछ फास्फोरिक एसिड हम लोग देखेंगे कि उसका फॉर्मूला देख करके हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं उसकी बेसिसिटी क्या है। जैसे H3PO3 और H3PO4, फॉर्मूला देखने से लगता है कि दोनों में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन रिलीज करता होगा, इसकी बेसिसिटी 3 है। लेकिन हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो H3PO3 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और H3PO4 का स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो यहां जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, सिर्फ वही हाइड्रोजन जो है सॉल्यूशन में रिलीज कर पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और बॉन्ड क्लीवेज में उसको हेल्प करता है। जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से लगा हुआ है, कंबाइन है, ये हाइड्रोजन सॉल्यूशन में रिलीज नहीं होगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है और इसकी बेसिसिटी जो है 3 है। तो हम लोग बस फार्मूला देखकर ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी बेसिसिटी कितनी है। अब हम लोग एसिड का जो है इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, तो कितना हो जाएगा ये, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5, बेसिसिटी 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी उतना ही होगा। उसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, ये कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा,
98 और बेसिसिटी इसका 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट 49 हो। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, उसी तरह सेम वे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ बेस, तो एसिडिटी क्या है कि कोई भी बेस सॉल्यूशन में जितना OH हाइड्रोक्साइल आयन फर्निश करता है उसकी एसिडिटी उतना ही है। जैसे NaOH सॉल्यूशन में एक हाइड्रोक्साइल आयन फर्निश कर रहा है, इसकी एसिडिटी 1 है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में 2 हाइड्रोक्साइल आयन फर्निश कर रहा है, इसकी एसिडिटी 2 है। तो उस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर बेस और उसकी एसिडिटी से डिवाइड करके हम लोग बेस का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। molecular weight of salt divided by number of metal cation into charge on it। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। जैसे अगर हमें निकालना हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3, एक सॉल्ट है तो हम लोग इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 कितना होगा? (106) डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेटल केटायन, इसमें 2 है, सोडियम का ये दिस इज द मेटल केटायन, ये 2 है, तो 2 इंटू उस पर चार्ज कितना है। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे Na2CO3 को, तो आप देखेंगे इस पर चार्ज जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 है, तो इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 106/2 विल कम आउट 53। इस तरह से हम लोग सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। उसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू molecular weight of oxide by moles of element atom into valency। जैसे equivalent weight of Fe2O3, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले हम लोग देखेंगे। Fe2O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 2 into 56, that is, and 48, (160) and moles of element atom। किसी भी एलिमेंट का, जैसे आयरन का हम लोग लेते हैं यहाँ, तो यहाँ 2 मोल है, तो 2 इंटू वैलेंसी, यहाँ आयरन की वैलेंसी 3 है, that is 160/6, it will comes out 26.66। तो इस तरह से हम लोग देखें डिफरेंट कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी। तो चलिए नॉर्मलिटी हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। डिफाइन नॉर्मलिटी कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। Normality is defined as number of equivalent present in 1 liter of
सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी, इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम लोग जानते हैं क्या, कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट divided by equivalent weight of solute or into volume of solution in liter। और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो फिर ये 1000 से हम लोग इनटू कर देते हैं। तो गिवन मास, जैसा कि पिछले ये है, सॉलिड के लिए हम लोग डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट करते हैं, वी कैन राइट डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वी सॉल्यूशन। सेम वे जिस तरह से हम लोगों ने मोलरिटी में देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, उसी तरह हम लोग यहां कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और उसी तरह से हम लोग जिस तरह मोलरिटी में डाइल्यूशन फार्मूला यूज किए, नॉर्मेलिटी के लिए सेम वे में हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। और दो सॉल्यूशन अगर मिक्स करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनल नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब हम लोग देखेंगे कि मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है, और फिर मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, और कैसे हम लोग उसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। मोल के लिए हम लोग जानते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। यानी जब यहां हम लोग सॉल्यूट का बात कर रहे हैं तो लिख सकते हैं हम डब्ल्यू बी बाय एम बी, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, डब्ल्यू बी। तो अगर दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट is equal to WB by MB into equivalent mass divided by WB। इसको हम लोग काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। इक्विवेलेंट मास बाय एमबी मोलर मास, और इक्विवेलेंट मास के लिए हम लोग जितना भी फॉर्मूला हम लोग देखे हैं कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास होता है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, एसिड का होता है, वो सारा कुछ जो वैलेंसी है या उससे डिवाइड किया जाता है उसको कलेक्टिवली हम लोग एन फैक्टर कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि मोलर मास इक्विवेलेंट मास को हम लोग लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय n फैक्टर, और हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। ये हमारा रिलेशन है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ n फैक्टर। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना हो या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो उसको n फैक्टर से हम लोग यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है। तो नॉर्मेलिटी में जैसा कि मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नॉर्मेलिटी में हम लोग क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, द नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, और मोलरिटी बाय नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और हम लोग अभी देखें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, यानी n फैक्टर। ये कैंसिल हो जाएगा और हम लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। तो अगर किसी सॉल्यूशन के लिए हमें मोलरिटी मालूम है तो उसका नॉर्मेलिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं, या नॉर्मेलिटी मालूम है तो मोलरिटी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग यहां देखें, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 mH2SO4। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 mH2SO4। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर यानी n फैक्टर। मोलरिटी यहां दिया हुआ 0.2 और n फैक्टर क्या है H2SO4 के लिए, यहां जो हम लोग देखे थे क्या, मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी। तो यहां इस सॉरी बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी यहां कितनी है, 2 है, तो इसको 2 से हम लोग इनटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 n। इस तरह से हम लोग मोलरिटी से नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी से मोलरिटी निकाल सकते हैं। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में बांटा है। ये फर्स्ट पार्ट है क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। सेकंड पार्ट में जो है हम लोग इसी पर बेस्ड एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।